हेलो एवरीवन बेटा, जैसा मैंने आपको कहा था कि हम एक नया बैच स्टार्ट करने वाले हैं आप लोगों के लिए। तो उसका आज पहली क्लास है बेटा 2027 और 2028 बैच के लिए, जिसमें बायो मैं पढ़ाऊंगा, केमिस्ट्री विकास भैया पढ़ाएंगे और फिजिक्स पढ़ाएंगे हमारे आनंद सर। इस बैच के अंदर क्या क्या होगा वैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, फिर भी रिवाइज करा देता हूँ। कुछ लाइव क्लासेस होंगी, कुछ हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी के थ्रू आपको डाउट्स मिलेंगे, कुछ स्टडी मटेरियल, कुछ मॉक टेस्ट, कुछ डाउट सॉल्विंग होगी। ये सब आपको एस्पायर वर्टेक्स ऐप पर मिलेगा। आज की जो हमारी मेन क्लास का फोकस रहेगा बेटा वो हो रहेगा कि उसमें हम एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस करेंगे, नीट के क्वेश्चंस करेंगे, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करेंगे। वो जो 1.1 हिस्सा है हमारी एनसीईआरटी में लिविंग वर्ल्ड चैप्टर के अंदर, जिसमें टेक्सोनॉमी कैटेगरी से पहले का हिस्सा आता है, जिसमें कई बार बच्चा कंफ्यूज होता है, वो वाला लेक्चर आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो आइए बिना देर किए हम लोग बेटा स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारे पास लिविंग वर्ल्ड जो है वो सबसे पहला चैप्टर है। यूनिट का नाम है डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड, यूनिट 1। तो यहाँ पर हमें समझना है बेटा कि लिविंग दुनिया जो होती है वो कैसी होती है। तो हमें बताया जाता है कि पहले इंसान को लिविंग और नॉन लिविंग बचपन में पढ़ा दिया जाता है कि लिविंग क्या होता है, नॉन लिविंग क्या होता है, विच कैन मूव, विच कैन नॉट मूव वगैरह ऐसी बातें होती हैं एनसीईआरटी के अंदर। लेकिन अगर हम देखते हैं तो कुछ कुछ ऐसे डिफरेंट टर्म्स हैं जो हमें यहाँ पहली बार नजर आते हैं। जैसे कि अगर हम ध्यान देते हैं बेटा तो हमें दिखता है कि वो कहते हैं इंट्रोडक्शन में कि बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड लिविंग प्रोसेसेस। लाइफ फॉर्म्स मतलब जितनी भी डिफरेंट डिफरेंट लाइफ की फॉर्म्स है, बैक्टीरिया भी हैं, वायरसेस भी हैं वगैरह, प्रोकैरियोट भी, यूकैरियोट भी, और साथ में बेटा लिविंग प्रोसेसेस, जैसे हम जानते हैं हमारे में डाइजेशन हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है, इस तरीके के प्रोसेसेस की बात वो हमसे करता है। अर्ली ह्यूमंस डिफाइड, डिफाइड का मतलब होता है बेटा वर्शिप करना एक तरीके से, यानी कि वो क्या करते थे, वो वर्शिप करते थे या पूजते थे बेसिकली किसको बेटा, इनएनिमेट मैटर को, यानी नॉन लिविंग मैटर को भी पूजा जाता था। जैसे कि हवा को हम आज भी पूजते हैं वायुदेव, सूर्य को पूजते हैं सूर्यदेव, इस तरीके की बातें। क्यों पूजते, तो कहते हैं कि भैया कई बार कुछ एनिमल्स को भी हम पूजते थे, जैसे हम आज भी मानते हैं कि गाय माता मानते हैं बहुत सारे लोग उसको। तो दो ही कारण थे, या तो हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते थे या डर जाते थे, यानी बहुत ज़्यादा हमारे लिए सरप्राइज होता था या डर होता था, जिसके कारण हम चीज़ों को बेटा पूजते थे। अब हम इसमें देखते हैं तो अर्ली ह्यूमंस में एनसीईआरटी में फर्स्ट पेज पे लिखा जाता है कि उनके पास एबिलिटी थी लिविंग और नॉन लिविंग को अलग करने की। और जब भी हमने चीजों को क्लासिफाई किया, जैसे हम बोलते हैं डोमेस्टिक एनिमल, वाइल्ड एनिमल, तो कैसे हमने क्लासिफाई किया, हमेशा हमारा क्लासिफाई करने में ह्यूमन सेंट्रिक व्यू बहुत ज्यादा रहा है जब भी हमने कुछ क्लासिफिकेशंस करी हैं। तो उसको हमारी एनसीईआरटी कैसे लिखती है, उसको हमारी एनसीईआरटी एक टर्म से मेंशन करती है, दैट इज एंथ्रोपोसेंट्रिक, दैट इज एंथ्रोपोसेंट्रिक। अगर आपसे कोई पूछे बेटा कि एंथ्रोपोसेंट्रिक का क्या मतलब है, तो एंथ्रोपोसेंट्रिक का मतलब हमें पता होना चाहिए। इसका मतलब है कि ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट जो है वो वहां पर कैसी रही होगी, यानी बेसिकली हम इन केसेस में किसका पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, ह्यूमन व्यू को हम ज्यादा वैल्यू देते हैं कि इंसान के अकॉर्डिंग चीजें कितनी बेहतर हैं या बेहतर नहीं है, उस बात को हमने बहुत ज्यादा वैल्यू दी होगी। फिर कहते हैं कि कैजुअल ऑब्जर्वेशन नहीं थी बेटा। जब हमने बायोलॉजी में पढ़ते हैं किसी चीज को तो हम सिस्टमिक डिस्क्रिप्शन करते हैं। हम क्या करते हैं उस चीज का, सिस्टमिक डिस्क्रिप्शन। सिस्टमिक डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है कि मैं अच्छे से उसके सेल के स्ट्रक्चर को देखूं, उसके हैबिटेट को देखूं, उसकी मॉर्फोलॉजी को देखूं, उसकी एनाटॉमी को देखूं। ऐसा नहीं कि हाँ बस मैंने उसे देख लिया है, सिर्फ इतने से काम नहीं चलता है। डिस्क्रिप्शन वर्ड आगे भी एक दो बार यूज होगा, एक लाइन आएगी एनसीईआरटी में कि किसी चीज को डिस्क्राइब करने का मतलब है कि अब उसके बाद में उसके नॉमेनक्लेचर पे करेक्टली आराम से पहुंच जाऊं। वो मैं तभी पहुंच सकता हूं जब मैंने उसके सारे कैरेक्टर्स बहुत अच्छे से क्या करे होंगे, ऑब्जर्व करे होंगे, जैसे कि सेल का स्ट्रक्चर या मॉर्फोलॉजी या एनाटॉमी या हैबिटेट वगैरह। तो वही बात वो कह रहा है, जब हमने सिस्टमिकली डिस्क्राइब किया बेटा तो हमें क्या क्या पता चला। सिस्टम डिस्क्रिप्शन के बाद हमारे लिए क्या आसान हो गया, हमारे लिए आसान हो गई उसकी आइडेंटिफिकेशन। जैसे मैंने सिस्टमिकली डिस्क्राइब कर दिया सिस्टमैटिकली कि भैया पैरेलल वेनेशन है, फिब्रस रूट सिस्टम है, तो मेरे लिए बहुत आसान हो गया कि ये मोनोकॉट का एग्जाम्पल मोस्ट प्रोबेबली होगा। उसके बाद हमने नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, ये सब हम बेटा हम धीरे धीरे अभी पढ़ेंगे कि जब हम टेक्सोनॉमी करते हैं, है ना, यानी जब हम एक एनिमल को डिफरेंट ग्रुप्स में बांटते हैं, जैसे एज इंडिविजुअल मैं ह्यूमन ही हूं,
लेकिन मैं एनिमल किंगडम का भी हिस्सा हूं किंगडम लेवल पे, मैं फाइलम कॉर्डेटा का भी हिस्सा हूं और मैं क्लास मेमिलिया का भी हिस्सा हूं। तो ये जो कैरेक्टर्स के बेस पर हम क्लासिफाई करते हैं ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट टेक्सास में, इस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन को ही हम क्या कहते हैं बेटा, टेक्सोनॉमी कहते हैं। आगे आकर ये डेफिनेशन भी हमारे पास आएगी और इसके स्टेप्स भी हमें बताए जाएंगे कि कैरेक्टराइजेशन होगा, पहले हम ऑब्जर्व करेंगे कैरेक्टर्स को, फिर हम आइडेंटिफाई यानी कि उसे कंपेयर करेंगे कि क्या ऐसा कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है या नहीं है। फिर हम लोग करेंगे कि भैया इसको अलग अलग ग्रुप्स में रख दो, जैसे मैंने अपने आप को भी बताया कि 3 अलग अलग टेक्सास में रख दिया मैंने, और चौथे नंबर पर फिर हम उसका नाम एग्जैक्टली रख पाते हैं। तो डिस्क्रिप्शन शब्द हमारे लिए यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक की रिविलेशन, ऐसा देखा गया कि सारे ऑर्गेनिजम्स कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिंक्ड हैं। जब हम इस बात को करते हैं तो हमारी एनसीईआरटी में एक बात और लिखी जाती है। क्या लिखा जाता है बेटा? सिस्टमिक डिस्क्रिप्शन के साथ एक वर्ड लिखा जाता है मॉन्यूमेंटल। क्या लिखा जाता है बेटा? मॉन्यूमेंटल। ऐसा एक मिनट बेटा, इसकी स्पेलिंग में ठीक कर देता हूं। जैसे आपने बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स देखे भी होंगे, ऐसे ही मॉन्यूमेंटल करके एक शब्द लिखा जाता है। मॉन्यूमेंटल का मतलब होता है बेटे जब कोई चीज लार्ज स्केल पर हो। जब कोई चीज कैसे हो बेटा? लार्ज स्केल पर होती है, तभी हम उसको मॉन्यूमेंटल कहते हैं। तो लार्ज स्केल पर चीज हो तभी, और सिस्टमिक डिस्क्रिप्शन, ये दोनों वर्ड उसने साथ में यूज किए हैं। फिर 2 शब्द और एनसीईआरटी में इसी पेज पर इस्तेमाल किए जाते हैं, दैट इज हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। दैट इज सिमिलैरिटी, शेयरिंग ऑफ सिमिलैरिटीज हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। कैसे समझेंगे आप इस बात को? तो ध्यान रखिएगा बेटा, जब कभी भी आपसे हॉरिजॉन्टल सिमिलैरिटी की बात करी जाएगी, हॉरिजॉन्टल सिमिलैरिटी की बात करी जाएगी, इसका मतलब है आप प्रेजेंट डे की बात कर रहे हैं कि आज के दिन मुझ में, वेल में, चीता में, ये जो मैमल्स हैं, एलिफेंट है, इनमें क्या सिमिलैरिटी है कि हम सबके पास मेमोरी ग्लैंड्स हैं। एक और शब्द इस्तेमाल किया जाएगा साथ में ही, दैट इज वर्टिकल सिमिलैरिटी। तो अगर वर्टिकल सिमिलैरिटी वर्ड आपसे पूछा जाएगा तो आप बताएंगे कि इसका मतलब है पास्ट से अब तक क्या सिमिलैरिटी है, पास्ट से कैसे रिलेशन होगा। तो पास्ट से रिलेशन ऐसे होगा भाई कि हमारा और हमारे एंसेस्टर्स का डीएनए जो है बेटा, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से क्या है, जुड़ा हुआ है या कुछ कुछ सिमिलर हमेशा रहा होगा। शेयरिंग ऑफ डीएनए विद द एंसेस्टर्स, ये मेमोरी ग्लैंड्स विद ईच अदर, राइट। तो ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सिमिलैरिटी क्या होती है हमें पता होना चाहिए। एंथ्रोपोसेंट्रिक क्या है, मॉन्यूमेंटल क्या है, डिफाइड का मतलब क्या है, सिस्टमिक डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या है, कि उसमें हम हैबिटेट, सेल स्ट्रक्चर, मॉर्फोलॉजी सारी बातें देखेंगे। एक एनिमल को डिफरेंट टेक्सास में हम कैसे रख सकते हैं कि ह्यूमन ही किंगडम एनिमिलिया में भी है, फाइलम कॉर्डेटा में भी है, क्लास मेमिलिया में भी है ना। आगे जाके हम पढ़ेंगे, एक बड़ा इंटरेस्टिंग कंफ्यूजन इस चैप्टर में रहता है कि टेक्सा और कैटेगरी में क्या अंतर है। तो ये जो जीनस है, फैमिली है, क्लास है, ये कैटेगरीज हैं। इनके आगे जो टेक्सा है वो एक फ्लेक्सिबल शब्द है कि भैया क्लास इंसेक्टा भी हो सकती है और क्लास मेमिलिया भी हो सकती है। आगे देखिए बेटा, तो एक पेज एनसीईआरटी में फिर इस बात पर भी है कि अर्नेस्ट मेयर नाम के एक साइंटिस्ट हैं बेटा, जिन्हें हम इंटरेस्टिंगली एक शब्द से जानते हैं, दैट इज ही इज कॉल्ड एज डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। ये क्वेश्चन आज तक नीट यूजी में आया तो नहीं है, या स्कूल एग्जाम्स में भी कम ही पूछा गया है, बट पूछा जा सकता है। तो ये मेरे हिसाब से एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने वाला है। आने वाले समय में कभी भी हमसे ये मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे। इवोल्यूशन का मतलब जो हमें पता भी, हर्बर्ट स्पेंसर वगैरह ने शब्द दिए थे ये, कि भाई इवॉल्व या अनफोल्ड करना चीजों को। पायनियर्ड द करेंटली एक्सेप्टेड डेफिनेशन, जो आज हम बायोलॉजिकल स्पीसीज के डेफिनेशन देते हैं कि ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो आपस में इंटरब्रीड कर पाए, जो इस तरीके की हमारी डेफिनेशन है, उसको दाता यही है, इन्होंने ही दी है। ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी के साइंटिस्ट को कहा जाता है, ये भी पूछा जा सकता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनको 3 प्राइज मिले थे, द बेलेजन प्राइज, इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी एंड द क्रैफोर्ड प्राइज। 3 प्राइज इनको मिले थे बेटा, इसलिए इन्हें
कहा जाता है ऐसा। अब क्योंकि अगले साल पेपर सीबीटी मोड में होगा तो उम्मीद करिए कि ऐसा कोई पिक्चर भी हो सकता है आपके एग्जाम में और पूछ लिया जाए कि ये किससे एसोसिएटेड है। वहां पर फोटो देखकर क्वेश्चन पूछना काफी आसान होता है बेटे। तो आगे देखते हैं। आगे आता है व्हाट इज लाइफ। तो जब लाइफ हमें एनसीईआरटी समझाता है तो एनसीईआरटी काफी सारे छोटे छोटे शब्दों का इस्तेमाल करती है। जैसे क्या इस्तेमाल करती है, वो बोलते हैं कि गैलोपिंग हॉर्स है, गैलोपिंग हॉर्स है या डेसिडुअस फॉरेस्ट है, इस तरीके के शब्द वो हमारे सामने इस्तेमाल करते हैं। तो गैलोपिंग हॉर्स का मतलब होता है एक ऐसा हॉर्स जिसकी चारों जो लेग्स होती हैं बेटा वो कैसी होती हैं, वो उठी हुई होती है, हवा में जो जंप मार रहा है एक तरीके से, है ना। ऐसी एक वर्ड होता है डेसिडियस फॉरेस्ट। डेसिडियस फॉरेस्ट का मतलब होता है जब हमें लाइफ वहां बताता है कि अलग अलग डाइवर्सिटी की है तो बोलता है भैया डेसिडियस फॉरेस्ट भी तो हो सकता है। तो हमें बताया जाता है कि डेसिडियस फॉरेस्ट का मतलब होता है डोमिनेंट ट्री या shrubs होना जिनकी लीव्स कभी कभी गिरती रहें, जिसमें वाटर कंजर्वेशन की बहुत जरूरत रहती है, वैसे वाटर कंजर्व जो करते हैं उन्हें डेसिडुअस फॉरेस्ट कहा जाता है। एक और शब्द का इस्तेमाल, एक और वर्ड का इस्तेमाल होता है, उसे हम कहते हैं इकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट, जिसका मतलब होता है कि आपस में इंटरैक्शन कैसी है, कंपटीशन कैसा है बिटवीन मेंबर्स ऑफ सेम स्पीसीज और डिफरेंट स्पीसीज इन अ कम्युनिटी। तो इस तरीके के शब्द एनसीईआरटी में दिए जाते हैं, गैलोपिंग हॉर्स, डेसिडियस फॉरेस्ट, इकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट्स। फिर हमें कहते हैं लाइफ है क्या, तो कहते हैं दो हिस्सों में हम बांट सकते हैं। एक है टेक्निकल क्वेश्चन कि भैया लाइफ नॉन लिविंग से अलग कैसे है, तो जिसमें हम बोलते हैं कि हम सेलुलरली ऑर्गेनाइज्ड है, हमारे अंदर मेटाबॉलिज्म है, हमारे अंदर कॉन्शियसनेस है, जबकि नॉन लिविंग में ऐसा कुछ नहीं होता। फिर एक फिलोसॉफिकल क्वेश्चन होता है कि पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, बट इसका जवाब देने की हमें अभी कोई जरूरत है ही नहीं, इसका आंसर देने की हमें कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर हम देखते हैं आगे बेटा, तो हमें पता चल गया कि अर्नेस्ट मेयर ने क्या कहा था, हमें पता चल गया हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल क्या होते हैं, हमें पता चल गया डिफेड का क्या मतलब है, मॉन्यूमेंटल का क्या मतलब है। जो शब्द हैं बेटा बायो में, इनका जब हमें पता चल जाता है तो हमारे लिए सब्जेक्ट काफ़ी आसान हो जाता है। इकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट का क्या मतलब है, डेसिडियस फॉरेस्ट का क्या मतलब है, ये सब छोटी छोटी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। फिर आता है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। तो कहते हैं कि डाइवर्सिटी मतलब नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन अर्थ। तो भाई हमें पता ही है कि कितने नंबर हैं, तो नंबर वहां पे बता ही देता है कि डिस्क्राइब्ड स्पीसीज करीब करीब इतनी है, 1.7 to 1.8 मिलियन। एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स की बैक्टीरिया है, फंगस है, वायरस है, प्रोकैरियोट है, यूकैरियोट है, प्लांटाई है, एनिमल है, इन सब की बात बेटा वो यहाँ पर कर रहा है। यहाँ आपको दिखेगा भी, देखो डाइवर्सिटी में कहीं पर स्पैरो जैसा कुछ दिखेगा, कहीं पे टॉर्टोइस, कहीं पे मंकी दिखेगा, कहीं पर हमें हिरन दिख रहा होगा, हमें दिख रहा होगा कि अलग अलग वैरायटी हमारे यहाँ पर है, टेरेस्ट्रियल भी है, एक्वाटिक भी है, हर तरीके की वैरायटी यहाँ पर बेटा पाई जाती है। ऑब्जर्वेशन एरिया भी मैटर करता है। अगर मैं डेंस फॉरेस्ट देखूंगा तो वहां पर डाइवर्सिटी एक सिटी पार्क से ज्यादा ही होगी। मेरे सिटी पार्क में अगर 2 या 4 स्पीसीज या 5 है तो डेंस फॉरेस्ट में शायद 100 या 1000 स्पीसीज पाई जा सकती हैं। स्पीसीज मतलब वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स बेटे जो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं। जनरल भाषा में ऐसे हमें याद रखना होता है। न्यू ऑर्गेनिजम्स आर कॉन्टिन्यूसली बीइंग आइडेंटिफाइड। जैसे जैसे हम नए नए एरिया ढूंढ रहे हैं तो नए नए ओशंस में, नए नए फॉरेस्ट में हमें नए नए ऑर्गेनिजम्स भी मिल रहे हैं, ऐसा एनसीईआरटी हमें कहती है। नीड फॉर नॉमेनक्लेचर, जरूरत क्या पड़ी आपको कि कोई पर्टिकुलर आप नाम रखो, तो बोलते हैं भाई हम गोरैया कह रहे हैं, इंग्लैंड वाले उसको हाउस क्रो कह रहे हैं, हाउस पैरो कह रहे हैं मान लीजिए, और मुश कह रहे हैं हॉलैंड में, तो ये कंफ्यूजन हो जाती है आपस में। इसलिए हमें ज़रूरी है, हम कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए ज़रूरी है कि हम एक कॉमन नेम रखें, नीड ऑफ नॉमेनक्लेचर आए, ताकि कंफ्यूजन ना रहे एक जगह से दूसरी जगह पर सेम एनिमल के नेम में कोई भी कंफ्यूजन ना रह जाए। तो भाई इसमें हम करते कैसे हैं फिर,
तो प्रोसेस ऑफ स्टैंडर्डाइजिंग द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लेकिन इससे पहले हमें यह पता होना चाहिए, एनसीईआरटी बेसिक से आइडेंटिफिकेशन को नीचे लिखती है डेफिनेशन में, बट बेटा पहले कैरेक्टराइजेशन होगी, फिर आइडेंटिफिकेशन होगी, फिर क्लासिफिकेशन, फिर ही नॉमेनक्लेचर आप ठीक से कर पाओगे। अगर आप जानते ही नहीं हो किसी चीज के बारे में बेटा, तो आप खुद सोचिए कि बिना जाने आप कैसे ही उसका सही या गलत नाम बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे ना बेटा, पॉसिबल ही नहीं हमारे लिए फिर वो बता पाना। तो वही बात वो यहां पर आपको कहता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो जिस तरीके से हम देखो, लिखा भी उसने हालांकि, बट वो दिया बस एनसीईआरटी में इस तरीके से कि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। इज ओनली पॉसिबल व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब्ड करेक्टली। डिस्क्राइब्ड करेक्टली का मतलब क्या है बेटा? कि मुझे उसकी एनाटॉमी ठीक से पता हो, मुझे उसकी मॉर्फोलॉजी ठीक से पता हो, मुझे उसका हैबिटेट ठीक से पता हो, मुझे उसका सेल स्ट्रक्चर ठीक से पता हो। जब मुझे ये सारी बातें पता होंगी तभी मैं उसको ठीक से नॉमेनक्लेचर कर पाऊंगा। और जब मुझे मैं डिस्क्रिप्शन जब ये करता हूं तो इसे कैरेक्टराइजेशन कहते हैं। डिस्क्राइब करके मैं जब कंपेयर करता हूं कि क्या ऐसा कोई पहले भी है तो उसे आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। फिर मैं उसको अरेंज करता हूं उसके कैरेक्टर्स के बेस पर कि ये कौन सी क्लास या कौन से फाइलम का एनिमल है। उसके बाद में उसका नाम रख देते हैं, राइट। तो and correct when the organism is described correctly and we know what organism the name is attached to, तभी हम बता पाएंगे कि वो कहाँ अटैच है, कौन से फाइलम कौन सी क्लास से, तभी हम स्टैंडर्ड नॉमेनक्लेचर उसका रख पाएंगे। सो दैट ए पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। जैसे मैंगीफेरा इंडिका, तो मैंगो के लिए टर्म यूज हुआ है बेटा, भारतीय के लिए मैंगीफेरा मतलब मैंगो बियरिंग, फेरा मतलब बियरिंग, इंडिका है ना। इंडिका भी आपको बताया जाएगा, इंडिया क्यों नहीं कहते, इंडिका क्यों कहते हैं। तो जरूरत इसीलिए हुई कि आपस की बातचीत में कोई कंफ्यूजन ना हो, पता चले एक ही स्पीसीज को चार अलग लोग बार बार डिस्कवर कर रहे हैं। अब ये जिम्मेवारी किसके पास है बेटा कि हम कौन से प्रिंसिपल्स रखें, कौन से क्राइटेरियाज रखें किसी का नाम रखने से पहले? तो वो जिम्मेवारी हमारे पास है प्लांट के केस में ICBN, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर, प्रोवाइड एग्रीड प्रिंसिपल्स एंड क्राइटेरिया फॉर नेमिंग प्लांट्स। और एनिमल के केस में है इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, जो प्रोवाइड करती है प्रिंसिपल फॉर नेमिंग द एनिमल्स। ये हमें पता होना चाहिए। जैसे एक साइंटिफिक नेम हमेशा, जिससे एक साइंटिफिक नेम हमेशा एक ही ऑर्गेनिज्म के लिए रहेगा। अब जो नॉमेनक्लेचर सिस्टम हम फॉलो करते हैं बेटा, उसे हम बोलते हैं बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर। ये नाम दो हिस्सों में या दो पार्ट्स में बटा हुआ है। किसने दिया है? तो कार्ल लिनायस ने दिया है जी। दो नाम है, जीनस को जेनेरिक नेम से रिप्रेजेंट करते हैं, स्पेसिफिक एपिथेट को रिप्रेजेंट करते हैं स्पीसीज से। अब बहुत बार बच्चा यहाँ कंफ्यूज हो जाता है कि जो हम अगले क्लास में टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज पढ़ेंगे तो वहां तो स्पीसीज पहले है, जीनस बाद में है, और यहाँ जीनस पहले आ रहा है और स्पीसीज बाद में आ रही है। तो ध्यान रखिएगा बेटा, ये जो नाम रखना हमारा तरीका होता है या ये जो कॉन्सेप्ट होता है हमारा, ये एक तरीके से एड्रेसिंग सिस्टम होता है। जैसे हम किसी को कोई पोस्ट करते हैं, बिल्कुल वैसा ही कि जैसे ही मैंने पैंथरा बोला मुझे समझ आ गया, पैंथरा लियो जैसे लॉयन का नाम है, मान लीजिए कि ये बिग वाइल्ड कैट की बात हो रही है ना। इजी क्विक, हमें फटाफट इमीडिएटली पता चल जाए कि ये किसकी बात हो रही है, उसके लिए हम यहां पर एड्रेस करने के लिए सिर्फ जीनस वर्ड को पहले इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि वो ब्रॉड वर्ड है, उसकी ब्रॉड मीनिंग से हमें जल्दी पता चल जाएगा कि इसका नेचर या कैरेक्टर कैसा हो सकता है। दूसरा वो कहते हैं, मान लीजिए पैंथरा लियो है, पैंथरा टिग्रिस है या पैंथरा पार्डस है, तो वो कहते हैं अगर मैं पहले स्पीसीज नेम रखूं तो सिस्टमैटिकली चीजें अल्फाबेटिकली एक पार्डस हो जाएगा, एक लियो हो जाएगा, एक टिग्रिस हो जाएगा। लेकिन अगर मैं जेनरिक नेम पहले रखता हूं पैंथरा, तो अल्फाबेटिकली ज्यादा चीजें स्कैटर्ड नहीं होंगी, हर चीज पी से ही स्टार्ट होती हुई आपको दिखेगी। तो ऐसे कुछ छोटे छोटे कारण होते हैं बेटा, जिसके कारण हम देखते हैं कि यहां जेनरिक नेम पहले और स्पेसिफिक एपिथेट बाद में है। एपिथेट मतलब बेसिकली आप ये समझिए कि ये एक एडजेक्टिव है, ये कोई जो एपिथेट शब्द हमारा होता है बेटा, एपिथेट, ये एक डिस्क्रिप्टिव टर्म है। ये कैसा टर्म है बेटा? ये एक डिस्क्रिप्टिव टर्म है बस।
डिस्क्रिप्टिव मतलब या एडजेक्टिव मतलब बेसिकली आप समझिए कि विशेषण है, ये विशेषता बता रहा है कि पैंथरा तो है बट उसके अंदर लियो वर्ड या पार्डस वर्ड या टिग्रिस वर्ड मेंबर्स ऑफ द सेम जो सिमिलर स्पीसीज हैं उनको क्या कर रहा है, डिफरेंशिएट कर रहा है कि है तो पैंथरा ही बट थोड़े थोड़े डिफरेंशिएशन है। यानी कि सिमिलर स्पीसीज को जो विद इन सेम जीनस आती हैं उसको अलग करने के लिए ये शब्द हमारे काम आता है। स्पीसीज जो शब्द है बेटा वो अकेला भी अपने कॉन्सेप्ट पे खड़ा हो सकता है, स्पीसीज शब्द वैल्यूएबल है, बट आप जो सेकंड वर्ड जनरली हमारा होता है वो उतना ज्यादा, खुद अगर मैं बोलूं सेपियंस तो उसका नहीं समझ आएगा जब तक आगे होमो नहीं लगा होगा, उसका कोई खास मीनिंग नहीं रहता है। इतना डिटेल में नहीं भी समझ पाए आप तो दो मतलब आप बातें समझ गए होंगे कि स्पेसिफिक एपिथेट का क्या मतलब है और ये स्पीसीज से कैसे अलग है। थोड़ा सा ये एड्रेसिंग सिस्टम है जिसमें ऐसा बोलते हैं हम नाम नेमिंग सिस्टम में, जैसे बहुत सारी जगहों पर आज भी पिताजी का नाम पहले और बच्चे का नाम बाद में आ जाता है या पीछे पिताजी का भी नाम रहता है वैसा। और वो जो है बेटा वो बायोलॉजिकल हायरार्की बताते हैं जहां पर स्पीसीज पहले आता है और जीनस बाद में आता है। प्रैक्टिस बाय बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड ड्यू टू इट्स कन्वीनियंस, आसान है इसलिए सब लोग इसकी बेटा आसानी से प्रैक्टिस कर लेते हैं, इसमें कोई ज्यादा जिद बहस कोई भी करता नहीं है। बट ये स्पेसिफिक एपिथेट और स्पीसीज वाला कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। रूल्स क्या हैं भाई, तो सबसे पहले बात यह है कि बायोलॉजिकल नेम्स जनरली लैटिन में होते हैं, written in italics, they are latinized or derived from Latin irrespective of their origin। बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन है। जैसे मैंने अभी कहा था बेटा आपको बेशक से इंडियन आम है मैंगो बट हम लिखेंगे क्या, इंडिका, यानी मैं कुछ ना कुछ सफिक्स ऐड करके या प्रीफिक्स ऐड करके उस शब्द को लेटिनाइज कर दूंगा, उसको लैटिन जैसा लगाने बताने लगूंगा। जैसे संस्कृत में हम दो बिंदी लगा के सोचते थे कहीं पे भी बोल देंगे तो वो संस्कृत जैसा शब्द हो जाएगा, बिल्कुल वैसे ही चाहे वो शब्द किसी भी ओरिजिन का हो हम उसे लेटिनाइज करते ही हैं, इररिस्पेक्टिव इंग्लिश ग्रीक कैसा भी हो। ऐसा क्यों करते हैं, फिर एक क्वेश्चन बहुत बार ये आता है कि भाई यही क्यों, तो थोड़ा सोचेंगे तो हमें पता चलता है बेटा कि पहला ये डेड लैंग्वेज है तो ये इंटरनेशनली न्यूट्रल भी है क्योंकि आजकल इसको कोई बोलता नहीं है, तो कहते हैं एक कारण तो यही है कि ये एक डेड लैंग्वेज है, कोई बोलता नहीं है तो इंटरनेशनल कम्युनिटी में ये न्यूट्रल लैंग्वेज की तरह काम करती है। दूसरा जो ये तीसरी जो बात है, ये लैंग्वेज जो होती है बेटा वो बहुत ही डिस्क्रिप्टिव है, ऑलरेडी इसमें बहुत वैरायटी है और वेल स्ट्रक्चर्ड भी है, ये वेल स्ट्रक्चर्ड भी होती है ये। इन कारणों से ये देखा गया है कि हम लैटिन भाषा को बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। दो कंपोनेंट्स होते हैं, पहला जीनस दूसरा एपिथेट, मैंने दोनों का मतलब आपको अभी बता दिया था थोड़ी देर पहले ही। राइटिंग स्टाइल में जब भी हैंड रिटन लिखेंगे तो दोनों को अलग अलग लिखेंगे बेटा और अंडरलाइन भी करेंगे। जैसे यहां पर अगर हमने लिख रखा होता सिंपल इंग्लिश में तो अंडरलाइन करना है हमें दोनों को, या इटैलिक्स में रखेंगे। पहला शब्द एम कैपिटल से शुरू होगा जीनस का पहला, और स्पेसिफिक एपिथेट इंडिका हमेशा स्मॉल से स्टार्ट होगा। इस पे अभी मैं क्वेश्चन भी करेंगे जो नीट यूजी में आया हुआ था। ऑथर का नाम भी हम लिख सकते हैं एब्रिवेटेड फॉर्म में, जैसे लिनायस ने इसको बताया तो यहां हमने लिन शब्द का इस्तेमाल करा हुआ है। स्कूल एग्जाम्स में ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि भैया दो रूल्स ऑफ बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर क्या है, कौन से साइंटिस्ट ने इनको दिया था। क्लासिफिकेशन क्या है बेटा, तो क्लासिफिकेशन का मतलब मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था कि एक ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट ग्रुप्स में बस आपने क्लासिफाई कर दिया, और प्रोसेस ऑफ क्लासिफाइंग टेक्सास या ग्रुप्स उसे ही हम टेक्सोनॉमी कह देते हैं। इट इज इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंडिविजुअली। मैं सारे बैक्टीरिया, सारे डॉग्स, सारे बर्ड्स को कैसे ही पढ़ सकता हूं या सारे ह्यूमंस को कैसे ही पढ़ सकता हूं, पॉसिबल नहीं है। तो क्लासिफिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें मैं किसी भी चीज को कन्वीनियंट कैटेगरीज में बांट देता हूं। जैसे मेरे चारों तरफ अगर मैं देखूं तो मैंने ऑर्गेनिजम्स को डॉग, कैट, बर्ड्स ऐसे बांट रखा है बेस्ड ऑन इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि जो डिवीजन होता है ये बहुत इजी कैरेक्टर्स हैं। डॉग मतलब मेरे दिमाग में डॉग की पिक्चर आएगी, कैट बोलूंगा तो कैट की आएगी, कोई बहुत डिफिकल्ट इसमें कैरेक्टर्स नहीं होते हैं।
साइंटिफिक टर्म फॉर दीज कैटेगरीज ऐसा एनसीईआरटी लिखती है कि उसे क्या बोलते हैं बेटा, टेक्सा। जैसे मैमेलिया हो गया बेटा, है ना, एंजियोस्पर्मे हो गया, फ्लावरिंग प्लांट्स तो इजीली हमें पता चल ही जाता है, डाइकोटिलिडने हो गया। ये जो शब्द होते हैं, है ना, इसको हम टेक्सा बोलते हैं जब हम एक साथ दो तीन को कंपेयर कर लेते हैं। टेक्सा एक प्लूरल शब्द है जिसका मतलब होता है अरेंजमेंट या डिवीजन। एक टेक्सस करके वर्ड था बेटा ग्रीक का, उससे लिया गया था, derived from टेक्सस। हालांकि ग्रीक शब्द नहीं है, मतलब ग्रीक शब्द है, बट इसे भी हमने लैटिनाइज कर लिया है क्योंकि साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर में हम हमेशा सिर्फ लैटिन शब्द का, लैटिनाइज वर्ड्स की ही बात करते हैं, तो हमने इसको भी अकॉर्डिंगली तोड़ लिया होता है। जैसे कैटेगरीज में वो सिंपल भाषा में कह रहे हैं प्लांट्स, मैमल्स, वीट एंड डॉग्स। ये सिंपल सिंपल कैटेगरीज हमारे चारों तरफ हैं। एनसीईआरटी एक दो और शब्दों का इस्तेमाल करती है, जैसे बोलते हैं कि एलेस्टियंस, कुछ ऐसा शायद एक शब्द लिखा हुआ है ना। जर्मन शेफर्ड के लिए इस्तेमाल हुआ था ये शब्द फ्रांस में, क्योंकि उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो एक बड़ी फाइट हो गई थी आपस में कि आप जर्मन वर्ड यूज नहीं कर सकते इनके लिए वर्ल्ड वॉर 2 के आसपास, तो इसे हमने इस तरीके के शब्द यहां पर इस्तेमाल कर लिए थे। अब देखो टेक्सा का मतलब क्या है सिंपल भाषा में, मैंने बता दिया कि ये तो बेटा क्या है, प्लूरल ऑफ टेक्सॉन है। यानी अगर मैं कह दूं रेप्टिलिया तो ये टेक्सॉन है शायद, बट एव्स, मैमिलिया, ऐसे 3-4 अगर मैं टेक्सॉन्स को जोड़ लूंगा तो क्या हो जाएगा, टेक्सा हो जाएगा। टेक्सा बेसिकली रियल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं। जैसे मैंने कह दिया मैमिलिया, तो इसमें मेमोरी ग्लैंड्स वाले एनिमल्स होंगे बहुत सारे, जिसके पास हेयर्स होंगे और मेमोरी ग्लैंड्स होंगे। जैसे हम पढ़ते हैं, हम हैं, चीता है, एलिफेंट है, बैट है, रैट है, ऐसे वाले, है ना। एक और ये कैटेगरीज वो मत समझना, एक अगली क्लास में पढ़ेंगे टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी, वो अलग कॉन्सेप्ट के साथ लिंक करना है हमें ना। जीनस, फाइलम, किंगडम, ये क्या है बेटा, ये नॉन लिविंग टर्म्स हैं, है ना। ये जो शब्द बेसिकली समझो कि एक बुक शेल्फ है, वो बुक शेल्फ जो है वो कैटेगरी होती है टेक्सोनॉमिकल हायरार्की में, और जो उसके ऊपर बुक रखी गई हैं वो बदल सकती हैं, वो फ्लेक्सिबल टर्म है, वो फिक्स नहीं है, क्योंकि क्लास इंसेक्टा भी हो सकती है, फाइलम किंग जो होता है वो कॉर्डेटा भी हो सकता है, नॉन कॉर्डेटा भी हो सकता है, हेमी कॉर्डेटा भी हो सकता है, ऐसे वाली बातें। तो उसमें हमें पता होना चाहिए कि कैटेगरी एक फिक्स्ड है और फाइलम जो है वो एक फ्लेक्सिबल शब्द होता है। सॉरी, फाइलम कह रहा हूं, टेक्सा जो है एक फ्लेक्सिबल शब्द होता है। कहते हैं टेक्सा इंडिकेट कैटेगरीज एट डिफरेंट लेवल्स। बिल्कुल ठीक बात है कि मैं ही अलग अलग लेवल्स पर रिप्रेजेंट हो रहा हूं। जैसे एक ग्रुप ऑफ एनिमल्स ह्यूमंस हैं, वो एनिमल भी हैं, वो एक लेवल पर जाकर मैमल्स भी हैं, है ना, ऐसे कह रहा है वो। और मैं अगर उस पर बात कर दूंगा तो मेरी क्लास तो मैमिलिया है, मेरा फाइलम एनिमल किंगडम है शायद, लेकिन मेरा ऑर्डर शायद प्राइमेटा हो, ऐसे ही कह रहा है वो। और अच्छा, यहां पे तो और आसान कह रहा है वो कि भाई एनिमिलिया एक फाइलम है, मैमल एक बात है, डॉग एक अलग बात है ना। तो वो अलग अलग यहां पे फैमिली के हिसाब से बता रहा है कि अलग अलग लेवल्स हो सकते हैं। प्रोसेस क्या होता है बेटा, जो बहुत बेसिक होता है, तो जैसा मैंने आपको समझाया था कि सबसे पहले आप डिस्क्राइब करेंगे फीचर्स को, सबसे पहले आप डिस्क्राइब करेंगे फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स को, जिससे बोला जाएगा कैरेक्टराइजेशन। अच्छे से डिस्क्राइब मतलब उसका हैबिटेट, एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी सब। फिर आप उसे कंपेयर करेंगे टू एग्जिस्टिंग वंस। जब आप कंपेयर करेंगे बेटा तो वो बेसिकली आइडेंटिफिकेशन होगा। फिर आप उसे पुट करेंगे इन डिफरेंट टेक्सास या कैटेगरीज, तो वो क्लासिफिकेशन है। उसके बाद आप उसका नाम रखेंगे जिसे हम बोलते हैं बेटा नॉमेनक्लेचर। तो ये आपको पता होना चाहिए बेटा यहां पर कि कैसे कैसे होता है, किस शब्द का क्या मतलब आ रहा है। ये लास्ट बात थ्योरी के लिए हमारे आज के लिए सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसमें वो चारों स्टेप्स तो होते ही हैं, साथ में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स भी हम देखने लगते हैं।
लिनायस ने बुक का नाम जो अपना रखा था उस टाइम पे, टाइटल ऑफ इस पब्लिकेशन सिस्टमा नेचुरे था बेटा। इसमें हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स भी देखते हैं, है ना। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप मतलब बेसिकली पास्ट वाली रिलेशनशिप्स, यानी कि इवोल्यूशनरी लिनिएज, यानी कि इनिशियल जो हमने पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग अगर हम सोच रहे हैं तो ये कौन सी बात कह रहा होगा बेटा, ये हमें कह रहा होगा वर्टिकल वाली रिलेशंस जो होती हैं हमारी, उनकी बात यहां पर हो रही होगी, पास्ट के साथ हमारे क्या रिलेशन है। तो बेटा आज के लेक्चर में हमने सिस्टमैटिक्स जाना, इसके अलावा हमने बेसिक प्रोसेसेस समझे, इसके अलावा हमने व्हाट इज क्लासिफिकेशन समझा, टेक्सा और कैटेगरी का बेसिक डिफरेंस समझा, किस वर्ड से डिराइव होते हैं, यूनिवर्सल रूल्स सीखे, नॉमेनक्लेचर की बात हुई, एपेटाइट यहां पीछे क्यों और वहां स्पीसीज पहले क्यों है, एड्रेसिंग और बायोलॉजिकल हायरार्की कौन नाम इंश्योर करता है, कैसे रखा जाएगा, नीड ऑफ नॉमेनक्लेचर क्या है, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड क्या है, टेक्निकल फिलोसॉफिकल क्वेश्चन डेसिडस फॉरेस्ट का क्या मतलब है, इकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट का क्या मतलब है, गैलोपिंग हॉर्स का क्या मतलब है, डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी कौन है, स्पीसीज की डेफिनेशन किसने दी थी, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सिमिलैरिटीज क्या है, डिफाइड का मतलब क्या है, सिस्टमिक डिस्क्रिप्शन शब्द का क्या मतलब है। अब अगर बेटा मैं देखूं तो इसके बेस पर मुझे कुछ क्वेश्चंस भी आने चाहिए जो पास्ट में क्वेश्चन पेपर में है या हमारे एनसीईआरटी में दिए गए हैं। जैसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर मैं देखता हूं तो देयर इज ए क्वेश्चन, व्हाई आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्लासिफाइड। तो बहुत सिंपल सा आंसर है, स्क्रीन पे लिखा हुआ है, क्योंकि भैया डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, ये पॉसिबल ही नहीं है सबको मैं अलग अलग पढ़ पाऊं, तो मैंने क्लासिफाई कर रखा है किंगडम्स में, फाइलम्स में वगैरह में। एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन में हमें हेल्प मिलती है, कोई नया बंदा आता है तो उसे हम कंपेयर करके इजीली बता पाते हैं कि और कौन कौन से कॉमन फीचर्स इसमें हो सकते हैं। बेस्ड ऑन एस्टेब्लिश्ड डायग्नोस्टिक कैरेक्टर्स, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स हमें इससे समझ में आती है इजीली, जब हमने इस तरीके से चीजों को क्लासिफाई कर रखा होता है तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप में मदद मिलती है। साथ में ग्लोबल कम्युनिकेशन भी हमारा आसान हो जाता है एक दूसरे से बात करने के लिए, कि मैं पर्टिकुलर इस एनिमल की बात कर रहा हूं या पर्टिकुलर इस फाइलम की बात कर रहा हूं, तो वो बहुत सारे कैरेक्टर सामने वाला अपने आप समझ जाएगा कि इस एनिमल में या इस ग्रुप में क्या क्या हो सकते हैं। तो की रीजंस फॉर क्लासिफिकेशन, वास्ट डाइवर्सिटी, एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स एंड ग्लोबल कम्युनिकेशन। क्लासिफिकेशन सिस्टम क्यों बदलते हैं भाई, तो सिंपल सी बात है, पहला तो कि भाई जैसे जैसे हमने लिखा भी था एनसीईआरटी में कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो नई नई स्पीसीज हमें मिलती जा रही हैं। दूसरा, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ रही है, तो जैसे हम पहले मानते थे टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन, जब आगे पढ़ेंगे कि फंगाई और प्लांट या बैक्टीरिया सब एक ही ग्रुप में है, बट आज हमें पता है सबके ग्रुप्स अलग अलग है। सेल वॉल बेशक से कॉमन है, बट सेल वॉल का कंपोजिशन तीनों केसेस में अलग अलग होता है। और धीरे धीरे हमें इवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट्स भी पता चल रहे हैं कि कौन किससे कैसे लिंक्ड है, वो फाइलोजेनेटिक का मतलब वही होता है इवोल्यूशनरी, तो उससे भी हमें बेटा देखो लिखा भी हुआ है, हमें सिस्टम बनाने में मदद मिल रही है। तो सिस्टमैटिक्स में उसने बोला भी कि ग्रुपिंग करते वक्त, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट के वक्त हम कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर को तो ध्यान रखेंगे ही, बट साथ में हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी ध्यान देंगे। व्हाट डिफरेंट क्राइटेरिया वुड यू चूज टू क्लासिफाई पीपल जिनसे हम मिलते हैं, तो भाई हम देखेंगे सोशल कैटेगरी क्या है उनकी, क्लासमेट हैं, वो टीचर्स हैं, हमारे स्कूल फ्रेंड्स हैं। फिर हम देखेंगे उनका प्रोफेशन क्या है, स्टूडेंट्स हैं, एजुकेटर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं। फिर हम देखेंगे ज्योग्राफिक या नेटिव ओरिजिन क्या है उनका, या हमारे उनसे क्या हॉबीज मैच करती हैं। इन चार बेसिस पर बेटा हम बहुत आराम से चीजों को क्लासिफाई कर सकते हैं। What do we learn from identification of individuals and populations? तो जब हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल्स करते हैं तो हमें बताया जाता है कि अलग अलग उनकी मॉर्फोलॉजी और फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर क्या है। जैसे मेरा देखा जाएगा तो मेरा मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर बताया जाएगा, कैसा पेयर है, वाइट है, ब्लैक है, छोटा है, बड़ा है। जेनेटिक ट्रेट मेरी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से बताए जा सकते हैं। हेल्थ डायग्नोसिस हो सकता है, पेडिग्री यानी फैमिली ट्रैकिंग चार्ट हो सकता है। पॉपुलेशन जब हम बात करते हैं तो विद इन स्पीसीज क्या जेनेटिक वेरिएशंस ओवर द टाइम आए हैं, जीन पूल यानी ओवरऑल जीनोम में क्या डाइवर्सिटी, क्या वेरिएशन है, कैसे पूरी पॉपुलेशन कहीं पर्टिकुलर एरिया पे अडेप्ट कर रही है या नहीं कर रही है, आपस में क्या इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स हैं। ये हमारे मेन फोकस होंगे जब हम इसको देखते हैं। एनसीईआरटी के शुरू के 6 क्वेश्चंस हैं जो आज के थ्योरी पे हमारे बेस्ड हैं। साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो, ये एक बार नीट के अंदर भी आ गए हैं, मैंगीफेरा इंडिका, है ना। इसमें देखो कैपिटल है, इसमें स्मॉल है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चंस बहुत बार नीट के बच्चे करते ही नहीं है, बट करने चाहिए बेटा, इससे आपका फायदा ही होगा, आपका कॉन्सेप्चुअल स्ट्रॉन्ग चीजें बनेंगी।
देन अच्छा 5 ही क्वेश्चन से बेटा टैक्सॉन तो हम कल करेंगे, वैसे हमने इसकी डेफिनेशन आज कर ली है बेसिकली कि भैया रियल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, जैसे मैमिलिया बोल दिया मैंने, प्लांटाई बोल दिया, वीट बोल दिया, इसमें रियल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स आते हैं। अब मैं एग्जाम्पलर का अगर एक क्वेश्चन पकड़ता हूं, देखो ये रहा, टर्म सिस्टमैटिक रेफर्स टू तो डाइवर्सिटी ऑफ काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर रिलेशनशिप्स, ये इसका आंसर है बेटा, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। आइडेंटिफिकेशन स्टडी ऑफ ऑर्गन सिस्टम्स ऑफ प्लांट, ऐसा तो कुछ था नहीं। प्रिजर्वेशन ऑफ प्लांट भी नहीं था, तो ये भी कट गया, ये भी कट गया भाई। स्टडी ऑफ हैबिटेट्स एंड देयर क्लासिफिकेशन नहीं। डाइवर्सिटी की बात ही यहां पर चल रही थी, क्योंकि डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड ही चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। अभी के एग्जाम्पलर में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो पूछे नहीं जाएंगे क्योंकि वो सिलेबस से हट गए हैं, तो मैंने सिर्फ वही क्वेश्चंस रखे हैं जो सिलेबस के अकॉर्डिंग अभी बचते हैं। जैसे ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर लिंक्ड टू वन अनदर बिकॉज सबके पास कॉमन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, हमें पता है सबके पास सेल ही बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। दे हैव कॉमन जेनेटिक मटेरियल, ऐसा तो नहीं है यार कि सबके पास कॉमन जेनेटिक मटेरियल है ना। तो या फिर वो बोलता है कि क्या था बेटा पिछले वाले का, है ना, हाँ, या अच्छा इसका ये होगा बेटा कॉमन जेनेटिक मटेरियल, राइट, ये रहा, मैंने गलत टिक कर दिया, सॉरी। सेकंड ऑप्शन हमने लिखा भी था कि हम सब वर्टिकल रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग डीएनए सिमिलैरिटी शेयर करते हैं। कॉमन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस तो नहीं हो सकती, कोई प्रोकैरियोट है, कोई यूकैरियोट है। नीट 2019 में सवाल आया था कि इसमें से क्या करेक्ट है, तो हमें पता है मैग्नीफेरा इंडिका लिन जो है बेटा वो करेक्ट है। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हैं बेटा जो आपको ऐप के ऊपर मिलेंगे, आप वहां जाकर इस टॉपिक के अगर कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हैं एक्स्ट्रा, तो वह वहां पर कर सकते हैं। अगर आपको हमसे बेटा, बाकी तो अगले लेक्चर का है, अगर आपको हमसे कांटेक्ट करना है या कोई डिस्कशन करना है तो ये आप जो है हमसे यहां पर बात कर सकते हैं बेटा। 2027-28 के लिए इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, कोई आपको कंफ्यूजन हो रही है मेल कर सकते हैं, वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं, प्ले स्टोर से आप ये वाली ऐप इस लोगों के साथ होगी उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। अपने सजेशंस दीजिएगा, आपको क्लास फास्ट लगी, स्लो लगी, कुछ आपको नई बात पता चली नहीं चली, क्वेश्चन के आंसर्स क्या आप मेरे बताने से पहले बता पाए थे या नहीं। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। फिर मिलते हैं बेटा अगले लेक्चर के साथ अगली क्लास में।